नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल। इस समय आज हम खेतों में खड़े हैं और यहाँ पर हमारे बीच में किसान नेता भी हैं। हम ये जानने का आज प्रयास करेंगे कि किसान जो है वो अपनी खेती बाड़ी से आज दूर क्यों जा रहा है, शहरों की तरफ क्यों उसका बढ़ावा हो रहा है, जगह जगह जो है वो ज़मीन बेच करके जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो क्या ऐसे कारण है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में किसान नेता हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब शुभ नाम क्या है आपका? मैं गोतित राजेश पाल। गोतित राजेश पाल जी। गोतित राजेश पाल जी, जैसे आप किसान हैं तो आजकल देखा जा रहा है लोग अपने किसानों पर जो खेत हैं उन पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लोग जो है वो विकास की तरफ, बाहर की नौकरी की तरफ, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। क्या ऐसे कारण है कि लोग जो है अब खेतियों पर जो है अपना ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, आज राजेंद्र कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि किसान कितना परेशान है। किसान की तरफ ना तो सरकारों का ध्यान है, सबसे मेहनत कश और कितनी मेहनत करता है। आज जो सबसे घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है वो किसान को दिखाई दे रहा है। परंतु ये बड़ी विडंबना है कि सरकारें इसकी तरफ, क्योंकि अन्नदाता की तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जो देश का, प्रदेश का, सबका पेट भरने का कार्य करता है। और आज 80% लोग फिर भी किसान खेती के ऊपर आधारित होने के बावजूद भी खेती की तरफ ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ध्यान नहीं है। वो इसलिए ध्यान नहीं है क्योंकि हर इंसान जो है प्रॉफिट की तरफ भागना चाहता है। और किसान का जो आज की खेती है ना तो इसके भाव भी कोई और तय कर रहा है, इसका पैदा भी कोई और कर रहा है। ये ईश्वर के ऊपर भी आधारित है कि कितनी खेती होगी। आज तक उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज तक हमें गन्ने का रेट मालूम नहीं है जी। तो इस कारण से ये हो रहा है। और सरकारें भी ये चाह रही हैं, वर्तमान की सरकारें ये चाह रही हैं किसान को कि किसी तरीके से ये अपनी ज़मीन को बेच दें, ज़मीन को दे दें और ये खेती जो है किसी कंपनियों में चली जाए। अब मजबूर किया जा रहा है किसान को। इसलिए किसान भाइयों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपनी ज़मीन जायदाद को बचा करके रखें ताकि आने वाला समय उनका अच्छी तरह से गुजर जाए। राजेश पाल जी, पहले के जो पूर्वज लोग थे वो हमेशा अपने खेती में अपने एक रोजगार समझ करके वो सवेरे 4 बजे ही हल जोतने के लिए आ जाया करते थे। काफ़ी मेहनत किया करते थे और जबकि खाना पीना भी जो है वो खेतों में ही होया करता था। रूखी सब्जी प्याज के साथ में, चटनियों के साथ में भी खाना खाया करते थे और बड़ी मेहनत के साथ में उस फसल को उगाया करते थे और जब फसल होती थी तो बड़े खुश होते थे। आज ऐसे क्या कारण है कि लोगों को खेतों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह रहा है? तो क्या ऐसे कारण हो रहे हैं? राजेंद्र कुमार, ये आज खर्चे इतने बढ़ चुके हैं। वैसे तो उत्तम खेती मध्यम बान जी, सबसे जो कार्य, सबसे उत्तम जो कार्य बताया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर भी, वो खेती का है। लेकिन खेती की तरफ से मैंने बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि रुझान इसलिए खत्म हुए हैं। और ऐसा नहीं है, आज मशीनरी की खेती हुई है, मशीनरी युग चला है, यंत्र युग चला है, तो यंत्रों से आज खेती की जा रही है और अच्छा भला प्रॉफिट भी लिया जा रहा है। लेकिन परेशान मजदूरों को लेकर के परेशान है, क्योंकि मजदूर भी नहीं चाहता कि मैं किसी घाटे के सौदे में पड़ूं। सबसे मेहनत का काम जो है किसान का है, खेती का काम है। इसलिए किसान को सबसे बड़ी दिक्कतें जो आई है मजदूरी की आई है। मजदूर नहीं मिलता है किसी भी रेट पर, तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें आई है। नहीं, दूसरी एक चीज़ और भी है कि आप देख रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग जो है अपनी ज़मीनों को लीज पर दे देते हैं। कहीं फैक्ट्री का जो है सिस्टम बना रहे हैं, कुछ बिल्डिंगें बना रहे हैं। ये लोगों के अंदर क्यों ऐसी भावनाएं जाग रही हैं कि पैसा ही क्या सब कुछ हो गया है? लोग जो है वो लंबी दूरी तक क्यों नहीं चलना चाहते, क्यों मेहनत नहीं करना चाहते? ये एक तो ज़मीन का, खेती का रेट नहीं मिल रहा है और किसान को मजबूर भी किया जा रहा है, क्योंकि आज प्रत्येक किसान जो है बहुत बड़े कर्ज के नीचे दबा हुआ है। यदि उसकी आर्थिक स्थिति देखें, क्योंकि जितना वो लोन लेकर के खा लेता है और बाद में देखता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है खेती से, क्योंकि खेती ईश्वर के ऊपर भी आधारित है और दूसरी अन्य मजदूरों के ऊपर भी आधारित है। आजकल पशु बहुत नुकसान कर रहे हैं खेती के अंदर। खेती का काम 24 घंटे का है, इसलिए कोई भी मजदूर जो है फैक्ट्री में 12 घंटे या 18 घंटे काम करके इंसान बचा लेता है, लेकिन किसान के पास रहना कोई पसंद नहीं करता है। तो यही कारण ये हो रहा है। और आज का जो किसान है बहुत मजबूर है इस चीज़ को लेकर के कि एक खेती
बटी है, छोटी छोटी भागों में जो है बटी हैं। हाँ, तो लेकिन इसलिए किसान तो हमेशा अपनी आवाज़ तो बुलंद करता ही रहता है। किसान कई बार आंदोलन भी करते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं, सरकार भी काफ़ी किसानों को सहायता देती है। क्या ऐसा होता है या नहीं? देखो, ये जो किसान के संगठन बने हैं, ये मात्र जो एक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बने हैं, ना उस तरीके से एक संगठित, यानी कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आज नहीं। हाँ, आज 17-18 किसान यूनियनें हैं, जो मैं मानता हूं कि कोई भी किसान हित में नहीं है, अपने हित के बारे में पहले सोचते हैं कि किस तरीके से हमें चंदा इकट्ठा करना और किस तरीके से यूनियनें चलानी है। अच्छा राजेश जी, एक चीज़ और बताएं। पहले के जो किसान होया करते थे, उनके चौपाले लगा करते थे और बैठने की बैठक होया करती थी, वहाँ पर चारपाइयाँ डली होती थी, काफ़ी लोग जो है वो संध्या के समय बैठा करते थे। आजकल वो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ जो सब्जियां हैं उनमें भी कुछ मिलावट से जो फलें आ रही हैं, खेती बाड़ी में जो है यूरिया डाले जाते हैं, तो क्या ये कभी नुकसान भी दायक हैं या कैसा, क्या कहना देखिएगा, एक तो सबसे पहली बात आपने बताई है कि चौपालों की बात है जी। किसान का ग्रामीण आंचल कभी भी आबाद नहीं हो सकता जब तक कि चौपालों का इंतजाम ना हो, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द की बात जो बांटता है किसान के, आधे डॉक्टर तो किसान ही बता देता है तेरी फसल कैसी थी और मेरी फसल अच्छी है, तो मेरी अच्छी फसल क्यों है, तो उसके बारे में भी चर्चा होती थी। और दूसरी चीज़ आपने बताया कि यूरिया ये तो जहर है, क्योंकि आज पशुधन, पशु पालना कोई छोटा कार्य नहीं रह गया, बहुत बड़ा कार्य रह गया। बहुत महंगाई है, इस महंगाई के दौर में पशु रखना भी बहुत दुर्लभ कार्य हो गया है और एक मेहनत का कार्य होगा, क्योंकि पशु के साथ में रहना और बीमारियां पशु के अंदर, क्योंकि सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो दवाई, शुद्ध दवाई जो है डॉक्टर पशुधन के ऊपर नहीं देख पाते। आज प्राइवेट निजीकरण के कारण प्राइवेट डॉक्टर हैं, घर घर में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हैं, वो भी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करते हैं, ना ध्यान देते हैं, सिर्फ पैसा कमाने की उनमें होड़ लगी हुई है, क्योंकि वैसे भी प्राइवेट है, तो वो होड़ जो है हमें पशुधन से भी वंचित रखा जा रहा है। तो इसलिए वंचित हो रहे हैं क्योंकि बीमारियां बहुत हैं। और दूसरी चीज़ है किसान, आज हमने एक सर्वे कराया था, इसी साल सर्वे कराया था, ये डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन सौंपा था, पूरी की पूरी टोटल की टोटल दवाई जो इस साल आई है, सहारनपुर में मैं रह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल उसके साथ कह सकता हूँ कि कहीं भी किसी भी ब्लॉक पर जो सरकारी दवाई आई उससे भी मिली भगत करने के बाद में सभी दवाइयाँ जो हैं, किसान की जो दवाइयाँ थी, फसल में जो कीड़ा लगा वो भी, उसको भी कोई फायदा नहीं हुआ। और दोहन इस कदर बहुत महंगी दवाइयाँ किसान को लेनी पड़ी जो कि शुद्ध नहीं थी। ये बड़ा डीएम साहब ने भी और दूसरे अन्य अधिकारियों ने भी मुख नीचे कर लिए जब हमारी बात सुनी, क्योंकि आज का जो किसान है सबसे पहले दवाइयों ने बर्बाद किया है। जी, जैसे कि अभी आपने कहा है कि दवाइयों से संबंधित मैं जानकारी लेना चाहूँगा। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ बन रही हैं, पेस्टिसाइड बन रही हैं, और जो है वो देखने में उनका जो मॉडल्स होता है वो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो रही है, और लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो उनको कैसे रोका जा सकता है, थोड़ा बताना। देखिए, पेस्टिसाइड जो कंपनियाँ बनाती हैं उससे पहले वायरस तैयार हो जाता है। वायरस तैयार करने के बाद में कंपनियां बना रही हैं, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के अंदर। चंद पैसा कमाने के लालच में आकर के वायरस तैयार किए जा रहे हैं और वायरस छोड़े जा रहे हैं, फिर ताकि दवाइयों का हो। और किसान भी सबसे ज़्यादा जो दुखी है, मजदूरों के बाद में, मजदूर ना मिलने के बाद में सबसे ज़्यादा दुखी है, पेस्टिसाइड से दुखी है, दवाइयों से दुखी है, क्योंकि बिना दवाई के कोई भी फसल को वो आबाद नहीं कर सकता। गेहूं में कभी खाद नहीं डाला जाता था, कभी दवाई नहीं डाली जाती थी। आज गेहूं के अंदर 3-3 स्प्रे अब तक हो चुके हैं जी, और सरसों के अंदर भी इसी तरीके से स्प्रे हो रहे हैं, जो कि और अशुद्ध दवाइयाँ मिल रही है, कोई शुद्ध दवाई की कोई पहचान नहीं बताता है, तो और वो लाभ भी नहीं करती हैं।
तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी आ रही है कि जिस तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों के अंदर जो एमआरपी रेट लिखा होता है वो काफ़ी हद से 4 गुना ज़्यादा लिख दिया जाता है। और जैसे अगर कोई दवाई जो है वो 250 रुपये के, उसको 1000 रुपये बना दिया जाता है। और वो दवाई जो है किसान क्योंकि अनभिज्ञ होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का मालूम नहीं होता है, वो उसी एमआरपी पे लेता है। तो एक जो दुकानदार होता है जो वो 3 गुना पैसा कमा लेता है और वो किसानों को लिए नुकसानदायक होती है। तो क्या ऐसी एमआरपी जो इतने रेट लिखे जाते हैं, क्या उस पर अंकुश लगना चाहिए? बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए। कानून बना, लेकिन दिखाने के लिए कानून बना, कोई उसके ऊपर अमली जामा उसको नहीं पहनाया जा रहा है। कहीं भी शिकायत कर लो, कोई सुनने वाला नहीं इसके बारे में, कि एमआरपी रेट के बारे में। जो दवाई 1,000 की, उस पर 16 हज़ार रुपये, 17 हज़ार रुपये लिखा हुआ। कहाँ तक वही दवाई 6,000 की भी मिल रही है, वही दवाई 1,000 की भी मिल रही है, वही दवाई 12,000 की भी मिल रही है। तो इसलिए भी ये बड़ा दुख का विषय है। तो सर, जैसे पहले प्रशासन जो है वो ऐसी चीज़ों पे बड़े लगाम जल्दी लगा दिया करते थे, अब वो लगाम नहीं लगते हैं। तो क्या प्रशासन की कोई कमी होती है, क्या अनभिज्ञता होती है, क्या चीज़ होती है, या अब प्रशासन इतना व्यस्त रहता है राजनीतिक में जो उनको समय नहीं मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शासन प्रशासन को सब कुछ पता होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। कानून का जो भी चीज़ आ रही है मार्केट के अंदर, जो भी बिक रहा है, वो सब पता है। लेकिन प्रशासन भी उस पर कुछ नहीं कर पाता। जब सरकारें, प्रशासन के ऊपर भी कोई चीज़ है जी, तो ये भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ है जी। कोई कहने लगे कि तंत्र शासन बदला और भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ये बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि जनतंत्र जो है वो सब जो है अभी भी पूरी तरीके से फैला हुआ है, बिल्कुल चपेट में है। भ्रष्टाचार बल्कि भ्रष्टाचार इतना है कि आज यदि हम देखें, रिश्वत के रेट बढ़े हैं। रिश्वत घटी नहीं है, रिश्वत के रेट बढ़े हैं। कुछ भी, कोई फटाखा की फैक्ट्री लगा ले, कुछ दवाई की फैक्ट्री लगा ले, तो उसमें सिर्फ जब लाइसेंस बनवाया जाता है सिर्फ पैसे को देखा जाता है। यानी कि उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से नहीं देखा जाता है, सिर्फ पैसे को देखा जाता है कि कौन आदमी मुझको ज़्यादा पैसा देगा और किसका मैं साइन करके जो है उसको मंजूरी दूँ। यही चलता है आजकल। प्रॉपर्टी में भी यही देखा जा रहा है, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो देखी जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन के लिए नुकसान है और बर्बादी की तरफ इंसान जा रहा है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि जो नई पीढ़ी है, क्या आप मार्गदर्शन करेंगे कि नई पीढ़ी अपने जो पूर्वज हैं उन खेती बाड़ी की जो भूमि है उसको ध्यान से रखे? जैसे कहा भी जाता है कि है मेरे वतन के लोगों, तुम आँख में मतलब पानी जो है वो जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। क्या उन कुर्बानियों को हमेशा याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले राजेंद्र कुमार जी, आपने बताया कि जो हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वज पता नहीं किस तरीके से बना करके गए हैं। हमारे जो पूर्वज होते थे, अब से 20-30 साल 40 साल पहले चले जाइएगा, ये जो धरोहर ज़मीन दी है इसको इतना महत्व देते थे, इतना महत्व देते थे कि हर चीज़ छोड़ देते थे मेहनत करने के बाद में, कि उन्हें ज़मीन मिल जाए कहीं पर और ज़मीन हम ले लें। मैं आने वाली पीढ़ी से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वास्तव में इस समय खेती जो है घाटे का सौदा है, लेकिन आने वाले 10 साल में यदि जिसने ये ज़मीन सजो करके रख ली वही देश पर राज करेगा, किसान ही देश पर राज करेगा। देखिए, ये थे हमारे बीच में राजेश पाल जी, और उनका यही कहना है कि हमें अपनी धरोहर, अपनी ज़मीनों को, हमें अपने जो पूर्वज हैं उनकी हमेशा उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और अपनी धरोहर को संभाल के रखना चाहिए। आने वाला भविष्य कभी भी जो है आदमी की ज़िंदगी को बदल सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार। क्या